देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। हेलो कॉलम, ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मैम, मैं कुछ बोल। अच्छा हाँ बोलो बोलो। मैम, आप वॉइस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। आप गूगल क्लासरूम पर किया करो। बेटा ये ऑफिशियल है ना, हाँ तो ऑफिशियल मैम, ग्रुप हम बनाए। उसमें नहीं है। तो आप इसमें बोलो सुमित सर को कि आप इसमें ज्वाइन कर दो मुझे। मैम, वो भी हेलो, तो गर्ल्स में। सभी लोग इसी पे ही लेते हैं ना क्लास तो। मैम, गर्ल्स नहीं है ध्यान इसमें। तो आप सुमित सर को, नंबर नहीं है क्या आपका सुमित सर के पास? सुमित सर का नंबर है आपके पास? हाँ मैम, हम बोल देंगे। हाँ उनसे बोलो कि इसमें ज्वाइन कर ले, उन्होंने सभी यस का मैम। ग्रुप बनाया है, ये ऑफिशियल ग्रुप है ना, मैम क्लासेस मैम, मैम गर्ल्स गर्ल्स ऑफिशियल। का का अलग सेपरेट है, है। बॉयज का सेपरेट है। हाँ। बेटा क्लास, क्लास तो एक ही होगी ना, सेपरेट से कैसे मतलब काम चलेगा। मना करा तो करने, मैम, ऐड करने को, क्लास गर्ल्स एक को है ऐड करने लेकिन को। ग्रुप अलग है। अरे वो सुमित सर करेंगे, वो क्लास बनाई है ना उन्होंने ऑफिशियली। इसमें दिखते तो है मुझे स्टूडेंट्स, तो आप बोल रहे हो हम नहीं है, ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कैसे नहीं नहीं हो। मैम, गर्ल्स व्हाट्सएप नहीं है ग्रुप उसमें। तो अभी आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ा रही हूँ तो? मैम, दिख तो रहा है, आप जो शेयर कर रहे हो वो नहीं आता हमारे पास। मैम एक्चुअली में आप जो पीडीएफ और जो पिक्स शेयर करती हैं वो हमारे वॉइस के ग्रुप में आता है ऑफिशियली में, वो गर्ल्स को नहीं मिल पाता। तो वो आप उनसे बोल दो ना, क्या नाम है, सुमित सर आपका कर देंगे सेटिंग चेंज। मैम वो यस। सेपरेट कर नहीं सकते मैम, प्रॉब्लम पिछला लास्ट टाइम प्रॉब्लम हाँ हो जाती मैम। है वो। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पिछली बार? यस हाँ मैम। मैम, लास्ट मैम, टाइम प्रॉब्लम हो इसी तरह ग्रुप बनाया था। अरे ये तो मतलब तुमने मेरे लिए काम बढ़ा दिया। नहीं गूगल मैम, मीट पे गर्ल्स का ग्रुप अलग से बन रहा है तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना। तो फिर ये लोग कैसे क्लास लेंगे बचे हुए? नहीं मैम, जो आप मैम ये शेयर व्हाट्सएप करते हो ग्रुप की ना। बात कर रही है मैम, है? अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप की बात व्हाट्सएप, कर रहे हैं मैम। व्हाट्सएप पे जो शेयर करती वो नहीं दिखता आपको, यूं कह रहे हो आप? हाँ मैम। नहीं मैम, और वो पहुंचता नहीं है इनके ग्रुप में, ये बोल रहे हैं बस। तो वो तो तुम लोग में से एक जिम्मेदारी ले लो कोई, तुम ले लो, क्या नाम है, शुभम। हेलो, यस मैम। तुम डाल दिया करो इनके ग्रुप में। यस मैम। ये तो दिख रहा है ना, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, टीम्स में है, ये बात है ना। ये तो दिख रहा है मैम। कर देंगे हम, शेयर कर देंगे। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें दिख ही नहीं रहा, तो फिर तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम कर दे, ये कर देंगे, क्या नाम है, शुभम, तुम्हें ऑफिशियली कह रही हूँ मैं, जो भी मैं इस पे शेयर करती हूँ ना, आप उस पे जो बुक की पीडीएफ या जो भी है आप उसको उस पे डाल दिया करो, ठीक यस है? मैम। हाँ ठीक है, फिर आपका हो गया अभी इशू, इशू सॉल्व। यस मैम। ठीक ठीक ओके। अब नेक्स्ट है आपका, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो और लेंथ टू डायमीटर रेशियो, कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में कॉलम को डिवाइड किया है, एक शॉर्ट कॉलम है, एक मीडियम कॉलम है, एक लॉन्ग कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम आप किसको बोलेंगे? बोलेंगे कॉलम्स विच हैव लेंथ less than 8 times their respective diameter or slenderness ratio is less than 32 are called short column. अगर आपको किसी कॉलम के स्लेंडरनेस रेशो पता है या उसका डायमीटर पता है और उसकी लेंथ उसके 8 टाइम्स डायमीटर से क्या हो रही है, कम आ रही है, तो आप बोलोगे कि वो कॉलम शॉर्ट कॉलम है। व्हेन शॉर्ट कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड देयर बकलिंग इज जनरली नेग्लिजिबल। जब इसमें क्या क्रशिंग ही होती है, शॉर्ट कॉलम में क्रैक्स आ जाते हैं। व्हेन शॉर्ट कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, तो उसमें बकलिंग होने की गुंजाइश कम बचती है, is generally negligible, and as such the buckling stresses are very small as compared with direct compressive stress. Therefore it is assumed that short columns are always subjected to direct compressive stress only. तो इसमें बकलिंग के कारण फेलियर नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट क्रशिंग हो जाएगी, क्रश हो जाएगा कॉलम, फेलियर जो होगा वो क्रश होके होगा। बियर कर रहा है जब तक तो ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, तो देखें आप।
फिर है आपका मीडियम साइज कॉलम, द कॉलम्स विच हैव देयर लेंथ वेरिंग फ्रॉम 8 टाइम्स टू देयर डायमीटर टू 30 टाइम्स टू देयर डायमीटर, मतलब 8D टू 30D, D इज डायमीटर के बीच में अगर आपका लेंथ वेरी कर रहा है तो आप कहोगे दैट कॉलम इज मीडियम साइज कॉलम एंड देयर और उसका स्लेंडरनेस रेशियो वेरी करेगा 30 to 120। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में कि कितना रेंज है, कितना स्लेंडरनेस रेशियो है। In this column, both the bucklings as well as direct stresses are significant values. Therefore, in the design of intermediate column, both these stresses are taken into account. फिर है आपका long column. Columns having their length more than 30 times D and their respective diameter or slenderness ratio is more than 120 are called long column. They are usually subjected to buckling. इन कॉलम्स में बकलिंग होती है, फेलियर इज ड्यू टू बकलिंग स्ट्रेस, और डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद बकलिंग स्ट्रेस। शॉर्ट कॉलम में डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण फेलियर होगा, इसमें नहीं होगा। अभी जो साइन कन्वेंशन यूज हो रहे हैं वो ये है, दीज आर दी साइन कन्वेंशन यूज। क्या है ये देखो, कॉलम आपका फिक्स है, अगर इसमें कॉन्वेक्सिविटी आ रही है, इस तरह ये बेंड हो रहा है, तो आपको जो मूवमेंट है वो कैसे लेना है, पॉजिटिव, और अगर कॉन्केविटी आ रही है बेंडिंग के कारण तो मूवमेंट विल बी नेगेटिव। ये यूलर्स फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। अब आप देखो, मैंने अभी आपको जब PDF ऊपर प्रेजेंटेशन शो किया था उसमें मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी। तो 4 कंडीशंस में से एक कंडीशन थी द कॉलम इज हिंज्ड और पिन्ड एट बोथ द एंड्स। तो वो हमने देखा इफेक्टिव लेंथ उसमें इतनी आ रही है, तो वो कैसे आ रही है वो यहाँ से हम डिराइव करेंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा है 16.4 में कि AB इज अ कॉलम, बोथ द एंड्स ऑफ A and B आर पिन्ड। इसमें एक्सियल लोड P अप्लाई है A पॉइंट पे भी और B पॉइंट पे भी। ड्यू टू एक्सियल लोड ये इस तरह से बेंड होगा, है ना, कॉन्केविटी आएगी तो ये इस तरह से बेंडिंग इस तरह से होगी। ये जो नीला कलर का है दैट दिस इज शोइंग द बेंडिंग ऑफ द कॉलम। तो वही चीज लिखी हुई है, शोज अ कॉलम AB ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने अज्यूम किया है दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कॉलम इज यूनिफॉर्म, दैट इज A। एंड अभी हमने पढ़ा है और लिखा भी ऊपर कि बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड, और दोनों पे हमने P क्रिपलिंग लोड लगाया है एट विच द कॉलम हैज जस्ट बकल्ड, जिस पे कॉलम में क्या हो गया, बकलिंग आ गई इस लोड के कारण। अब हमें क्या करना है इसमें, हमने क्या करा, B से स्मॉल x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन XX अज्यूम कर लिया है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। B से स्मॉल x डिस्टेंस पे कोई XX सेक्शन अज्यूम किया है जिसका B से डिस्टेंस स्मॉल x है, और जो ये बकलिंग हो रही है ये डिस्टेंस है y। बकलिंग जो सेंट्रल एक्सिस है कॉलम की उससे y डिस्टेंस पे है। कंसीडर एनी सेक्शन XX एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द एंड A एंड लेट y बी द डिफ्लेक्शन या लेटरल मूवमेंट एट दिस सेक्शन। अब आपको निकालना है बेंडिंग मूवमेंट कितनी हो रही है इस सेक्शन पे x एक्स पे। तो उसका निकालने का तरीका, ये EI d2y बाई dx स्क्वायर इज द, अभी अपन जब बीम का पढ़ेंगे, बीम का भी पढ़ेंगे अपन, मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस इक्वेशन EI d2y बाई dx। बेंडिंग मूवमेंट वाला जब आप बीम्स में जो बेंडिंग ऑफ बीम्स अपन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो डिफ्लेक्शन है, बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन इज गिवन बाय EI d2y बाय dx स्क्वायर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर m। जो पहले हम mx लिखते थे मूवमेंट एट x सेक्शन, जो हम mx से डिनोट करते हैं, तो वो जो बेंडिंग ऑफ बीम्स है उसमें हमने डिराइव किया कि m इज इक्वल टू EI d2y बाई dx स्क्वायर। तो अभी केवल इतना ही समझ लो ये आया कैसे,
बेंडिंग मोमेंट जो मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी बेंडिंग ऑफ बीम्स तब ये आएगा, तो उससे कोरिलेट कर लेना। EI इज इक्वल टू d2y/dx², इट इज इक्वल टू माइनस p इंटू वाई। अब देखो ये p इंटू वाई कैसे आया, p इज द लोड एंड y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये माइनस p इंटू वाई आपका मूवमेंट आ गया। तो मूवमेंट mx इज इक्वल टू माइनस p इंटू वाई एंड द mx इज डिनोटेड बाय EI d2y/dx²। तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी, क्या इक्वेशन बन जाती है, EI d2y/dx² प्लस py इज इक्वल टू 0। तो ये d2y/dx² प्लस p अपॉन EI इज इक्वल टू y। हमने क्या करा, EI को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन से, तो ये सिंपल होकर ऐसे बन गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ले लिया है आपने। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में पढ़ रहे होंगे या पढ़ी होगी, तो इस तरह की इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। आप सबको पता है कि सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो जब इक्वेशन इस फॉर्म में होती है d2y/dx² प्लस p अपॉन EI इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये इसका ये सोल्यूशन होता है। y इज इक्वल टू c1 cos x रूट p अपॉन EI प्लस c2 साइन x रूट p अपॉन EI। पॉलीटेक्निक या लीप वाले जो स्टूडेंट है उनने नहीं पढ़ा होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी मैथ्स की बुक में दे के रखी है, देखना। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब c1 और c2 क्या है, इसमें कांस्टेंट है। अब क्या बोल रहा है ये, द डिफ्लेक्शन इज 0। डिफ्लेक्शन कहाँ 0 है, एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे, b पे, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, b पे। तो हमने जब x इज इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखा, तो हमें क्या मिला कि क्योंकि cos 0 इज 1, तो c1 इज इक्वल टू 0, तो हमारी c1 की वैल्यू आ गई 0। ऑल्सो द डिफ्लेक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू l। अब x को हम एक्सटेंड करके a तक ले आए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, l हो गई, और y की वैल्यू a पे भी 0 है, तो ये 0 y की इज इक्वल टू 0 रखा। c1 आपका 0 आ ही गया था, तो c2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी आपकी, 0 इज इक्वल टू c2 साइन l रूट p अपॉन EI। c1 आपका 0 आ गया था, अब c2 जो है कैन नॉट बी 0, तो c2 0 नहीं हो सकता। तो बिकॉज इफ बोथ c1 एंड c2 ऑफ द कॉलम विल 0, तो वो बैंड ही नहीं होगा इसका मतलब, पर चूंकि बैंडिंग हो रहा है तो c2 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, साइन l रूट p अपॉन EI इज इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू किस किस कंडीशन में 0 होती है, तो 0 पे 0 होती है, ये पाई पे 0 होती है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये कंडीशंस हैं जिस पे कि आपका ये कैसा होता है, 0 होता है। तो आप क्या देख, थोड़ा सा ये कट रहा है ऊपर, कौन सा ग्रुप है यार, कहाँ गया ये क्या, तो ये ऊपर थोड़ा सा कट रहा है, इसमें तो बिल्कुल थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है अगली वाली स्लाइड में। तो हमने हमारी इक्वेशन क्या थी, साइन रूट l रूट p अपॉन EI इज इक्वल टू 0, और 0 के बाद जो नेक्स्ट थी आपकी वैल्यू जिसपे साइन 0 होता है वो थी पाई। तो हम क्या करेंगे, l रूट p अपॉन EI विल बी इक्वल टू पाई कर देंगे। तो इसको हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई स्क्वायर EI अपॉन l स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बन रही है p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन l स्क्वायर बन जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू आई किस कंडीशन में, जब आपका दोनों कॉलम पिंड हो, तो ये कंडीशन आई आपकी। अब नेक्स्ट है आपका, when one end of the column is fixed and another end is free। अब देखो, वन एंड इज फिक्स्ड अनदर एंड इज फ्री, ये 16.5 कॉलम है, इसमें बी पॉइंट देखो फिक्स है, ये फिक्स्ड
फिक्सिडिटी का साइन है, किस तरह आपको फिक्सिडिटी दिखानी पड़ती है कॉलम में, और ए जो है वो फ्री है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कॉलम में बकलिंग तो हो रही है, और बकलिंग का नेचर देखो क्या है, पहले कॉनकैविटी थी, अब कॉन्वेक्सिविटी आ रही है ना, टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस। तो 16.5 shows a column AB of length L whose lower end B is fixed and the upper end A is free. Let due to crippling load P the column just buckles. कॉलम में बकलिंग आ रही है। Let delta be the deflection at the top end. जो टॉप एंड A है उस पर हमने क्या बोला कि डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। तो ये डेल्टा डिफ्लेक्शन है टॉप एंड पे। इसका पिक्चर और क्लियर भेजूं क्या मैं? पिक्चर क्लियर और सेंड करके आओ। तो इसका डायग्राम शेयर कर देती हूँ मैं। देखो मैंने डायग्राम इसका शेयर किया है, ये देखो ये डायग्राम है इसका। वन एंड बी इज फिक्स्ड, अनदर एंड ए इज फ्री। तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, हम बोल रहे हैं ए पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हमने डेल्टा नाम दिया है। इसमें बकलिंग इस तरह से होगी, देखो ए भी इस तरह से बकल करेगा। ये लोड पी यहाँ पे लगा, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हो गया ड्यू टू बकलिंग। तो ये आपका और वो हो गया। अब क्या बोल रहा है ये कॉलम, अब इसमें जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, कोई सेक्शन हमने एक्स एक्स अज्यूम कर लिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एक्स फ्रॉम डी एंड बी। तो इसमें भी हमने स्मॉल एक्स फ्रॉम डी एंड बी ये अज्यूम कर लिया। द बेंडिंग मूवमेंट इज गिवन बाय ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी इंटू डेल्टा माइनस वाई। ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया। ये कैसे आया आप देखो जरा, ये आपका अभी इस वाले कॉलम में ये डायग्राम देखो, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज द डिनोशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट एम। अब ये कैसे आया, पी डेल्टा इंटू पी माइनस। अब देखो ये पी लोड है, इसके कारण हम इस पॉइंट पे बी की एक्सिस पे निकालें तो कितना आएगा मूवमेंट, पी इंटू डेल्टा। डेल्टा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पी इज द एक्सियल लोड, तो इसके कारण मूवमेंट आएगा पी इंटू डेल्टा। अब क्योंकि हम इसको इस सेक्शन पे निकाल रहे हैं वाई एक्स एक्स पे कितना है, ये वाई डिस्टेंस है, तो ये आएगा माइनस पी इंटू वाई। तो ये आया आपका P इज इक्वल टू डेल्टा माइनस वाई, आपका बेंडिंग मोमेंट आया। इसको आप सिंपल करोगे जैसे पहले करा था, ई आई से डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई वाई इज इक्वल टू पी डेल्टा इन टू आई। जब इक्वेशन इस तरह होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस डेल्टा। अब हमें क्या करना है, C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वही किया हमने, बी पॉइंट पे हमें मालूम है कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन, सो द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड x इज 0। तो x और y दोनों 0 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा C1 प्लस डेल्टा। तो अब C1 की वैल्यू इस केस में आ गई माइनस डेल्टा। द स्लोप एट एनी सेक्शन, और dy बाई डी एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्लोप। कैसे निकालोगे स्लोप, ये y इज द डिफ्लेक्शन स्लोप के लिए इसको हम dy बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये आएगा, इसको सिंपल करेंगे माइनस C1 रूट पी अपॉन ई आई, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्लोप। अब एट बी द स्लोप इज 0, बी पर स्लोप 0 क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है फिक्स एंड पे क्या होता है, हिंज पे स्लोप 0 नहीं होता, बट फिक्स एंड पे स्लोप इज 0। तो dy बाई डी एक्स 0 पुट कर दिया हमने,
C1 की जगह माइनस डेल्टा पुट कर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। C1 भी 0 करोगे यहाँ पे तो ये x 0 है, तो साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी आपकी 0 C2 रूट पी अपॉन ई आई और C2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। तो एट ए द डिफ्लेक्शन इज डेल्टा, ए पर डिफ्लेक्शन डेल्टा है, तो x की वैल्यू l और y की वैल्यू डेल्टा हो गई। अब y की जगह हमने कौन सी वाली इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी हमने, y इज इक्वल टू C1 cos x रूट अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस C2 साइन x अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस डेल्टा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह देखो ये डेल्टा रखा, C1 की जगह माइनस डेल्टा रखा, cos l रूट पी अपॉन ई आई प्लस डेल्टा। C2 0 आ गया आपका यहाँ से, तो अब बचा डेल्टा। अब ये डेल्टा से भी डेल्टा कैंसिल होके cos l रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आपको मालूम है कि cos की वैल्यू 0 किस कंडीशन में होती है, π/2 पे, 3π/2 पे और 5π/2 पे, उसका नियरेस्ट है π/2। तो ये l रूट पी अपॉन ई आई π/2 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसको स्क्वायर रूट करोगे आप, तो p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बनेगी काई की, डिफरेंशियल 4l स्क्वायर होगा या नीचे देखो दूसरे फिगर में क्लियर है क्या, इसमें भी कट गया। ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ। ये दोनों डेरिवेशन में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ये देखो, ये पूरा डेरिवेशन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर हो जाएगा ये। तो जो हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते थे, जो मैंने आपको भी बताई भी थी प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे ये जो इफेक्टिव लेंथ है, ये एल इज इक्वल टू एल आया। ये कैसे आया, क्योंकि हमारा यूलर्स फॉर्मूला मैंने अभी बताया था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। एल ई क्या था आपका, इफेक्टिव लेंथ था। तो एल ई की जगह अभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल। पहले वाले केस में एल आया, अभी वाला कौन सा केस था अपना, ये था। एक एंड आपका फिक्स था, दूसरा फ्री है। तो अभी अब एल ई स्क्वायर को अपने को एल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2l है ना। एल ई इन टर्म्स ऑफ दैट विल बी 2l। तो ये देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो ये 2l, इसलिए ये 2l होता है। अभी आई समझ में आपको, वैल्यू आया क्या कि यहाँ पे l क्यों आया, यहाँ पे 2l कैसे आया, आ गया क्या। हाँ, तो ये इस तरह से l और 2l आया है। तो ये जरा थोड़ा करना आप। अभी मैं क्लास एंड करूँगी क्योंकि मेरी दूसरी भी क्लास है। मैम प्रेजेंटेशन